हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आपसे बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि जो RSM-SSB बोर्ड है उसके द्वारा जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 की वैकेंसी लगवाई गई थी, उस वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। ये वीडियो हम उन सभी कैंडिडेट के लिए लेकर के आए हैं जिन कैंडिडेट ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जो है वो बोर्ड के द्वारा जारी नहीं की गई है। जब भी बोर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना दी जाएगी, वह सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास उसी समय पहुंचा दी जाएगी। इसीलिए किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करने के लिए आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाए। तो बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती 2024 वैकेंसी थी, इस वैकेंसी के अंतर्गत पदों की संख्या की बात करें तो कुल 209 पद थे और उन 209 पदों में आपके अनुसूचित क्षेत्र के 164 पद थे और आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र के 164 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP एरिया के 45 पद थे। इसके अंदर इस वैकेंसी में क्या था, यह जो वैकेंसी थी, इस वैकेंसी के अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको कन्वे करना जरूरी है, अपने साथ ले जाना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो यह जाननी जरूरी है कि जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया था इस वैकेंसी का, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपने क्या इंफॉर्मेशन बोर्ड को दी है वो महत्वपूर्ण है। बच्चों, वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो भी आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान इंफॉर्मेशन दी है वही इंफॉर्मेशन आपकी मानी जाएगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। अगर आपने उस भरी हुई इंफॉर्मेशन के रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को वहां पर पेश नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको इस वैकेंसी का अपात्र माना जाएगा। आप एलिजिबल नहीं होंगे इस वैकेंसी में, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक ही क्यों ना हो। तो आपको ये बात पहले ही सुनिश्चित कर लेनी है कि आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। आपके पास बढ़िया तरीका है, आजकल PDF सेव होती है फॉर्म फिलिंग की। PDF जो आपने सेव कर रखी है उसका प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में एक एक इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करिए और उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो उसका रिलेवेंट वैलिड डॉक्यूमेंट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार कर लीजिए। क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपने बोर्ड को दी है उस इंफॉर्मेशन को बदलने का कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन था तब आप बदल सकते थे, लेकिन अब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन को बदलने का ऑप्शन नहीं है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इंफॉर्मेशन वहां पर गलत भर दी तो उस कंडीशन में ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना बोर्ड कुछ कर सकता है, उसको आपको अपात्र मानना ही पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या एजुकेशन मांगी थी। तो एजुकेशन में इन्होंने क्लियरली ये लिखा था कि पर्सन को ग्रेजुएट होना चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है, बस बशर्ते वह लॉ ऑफ इंडिया के द्वारा बनी हुई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और साथ में उन्होंने क्या मांगा था, साथ में उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन मांगे थे। कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अंदर आपके कुछ सर्टिफिकेट दिए इन्होंने, वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाई NIELIT न्यू दिल्ली के द्वारा हो सकता है, या कई सारे हमारे जो राजस्थान के अंदर क्या होता है, अपने राजस्थान में जो हमारी VMOU है, वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी है, महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर है, उसके द्वारा RSCIT का कोर्स करवाया जाता है और RSCIT का कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, DV में जा रहे हो। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास अपने ग्रेजुएशन का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास RSCIT या फिर आपने जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड के द्वारा बताई गई है इन उपरोक्त बिंदुओं में, उन सभी बिंदुओं में से कोई सा भी आपके पास हायर कंप्यूटर एजुकेशन का एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बच्चों, क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। अन्य योग्यताओं की बात कर लेते हैं। अन्य योग्यताओं में क्या है, अन्य योग्यताओं में एक पॉइंट इन्होंने कहा है हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखो, हेल्थ सर्टिफिकेट 2 बार चाहिए होता है। 2 बार कब कब चाहिए होता है, एक तो जब आप DV में जा रहे हो तब आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग के बाद संबंधित विभाग जो है, जिस विभाग में आपने ज्वाइन किया है वो विभाग आपका हेल्थ चेकअप करवाता है। तो जब ज्वाइनिंग से पहले भी हम DV की बात कर रहे हैं, जब ज्वाइनिंग होगी तो हम दोबारा से आपको बधाई भी देंगे और बधाई के साथ साथ हम आपको हेल्थ
सर्टिफिकेट के बारे में पुनः अवगत कराएंगे। फिलहाल डीवी के बारे में जान लीजिए कि जिस जिले के आप निवासी हो, जो आपका गृह जिला है, उस गृह जिले का जो सीएमएचओ है, जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है, या फिर अगर वहां पर कोई मेडिकल बोर्ड है तो उस मेडिकल बोर्ड के मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा क्या होना चाहिए, आपका एक हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया हुआ होना चाहिए। उसके द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस बात की पुष्टि करता हो कि आप मानसिक यानी कि मेंटली और फिजिकली आप अपनी जिस सेवा पर आपका चयन हुआ है उस सेवा के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ऐसा सर्टिफिकेट आपको जारी करवा के ले जाना है अपने गृह जिले के सीएमएचओ यानी कि चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के द्वारा या फिर मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा। ये आपका नंबर 1 पॉइंट होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद का पॉइंट स्वास्थ्य का। दूसरा क्या हो रहा है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपको बच्चों टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो कहां से चाहिए आपको, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जिससे आपने लास्ट टाइम पर आपने जहां से क्वालिफाई किया है। तो जो लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां से आपने अपनी एजुकेशन ली है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको वहां के प्रिंसिपल के द्वारा क्या लेना है, वहां के प्रिंसिपल से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिसीव करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मार्किंग जो होनी चाहिए, देखो बेस्ट कैरेक्टर मिल सकता है, ठीक है, गुड मिल सकता है और एक बैड मिल सकता है। बैड को तो आपको देखना ही नहीं है क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को बुरा बता रहा है, तो कम से कम उसमें अच्छे की मार्किंग तो होनी ही होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो 2 अदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो कौन देगा आपको, वो 2 अदर सर्टिफिकेट ऐसे 2 उत्तरदायी पर्सन, ऐसे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने चाहिए जो पहला तो आपका नोन ना हो और दूसरा उनके द्वारा जारी किया गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आवेदन करने की अंतिम तिथि के 6 महीने से पुराना ना हो। तो आपको ये 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां पर चाहिए ही चाहिए। एक सवाल आ जाता है बच्चों का कि सर मैंने प्राइवेट से किया है, अगर प्राइवेट से किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जिस यूनिवर्सिटी से उसने प्राइवेट फॉर्म भरा है या तो वह यूनिवर्सिटी जो है वो आपको क्या दे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे, या फिर आप शिक्षा अधिकारी के द्वारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आए। तो बच्चों आपको टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि नोटिफिकेशन क्या बता रहा है, एक तो आपने जहां से लास्ट एजुकेशन क्वालिफाई किया है वहां के प्रिंसिपल के द्वारा या शिक्षा अधिकारी के द्वारा, और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐसे 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से जो पहली बात तो आपके रिश्तेदार ना हो, आपके नोन ना हो, और दूसरी बात क्या हो, दूसरी बात यह हो कि वह 6 महीने से आवेदन करने की अंतिम तिथि के 6 महीने से अधिक पुराना ना हो। क्लियर कट है बात, ठीक है। तो ये किसकी बात आ गई, ये बात आ गई हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो हमें बता रहा है वो कह रहा है मैरिज के बारे में। देखो क्या होता है कि राजस्थान के अंदर एक सर्कुलर नंबर है, ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है जो कि 22/5/2006 को जारी हुआ था। ये सर्कुलर क्या बोलता है, इस सर्कुलर के अनुसार राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथासमय वांछनीय होगा, यानी कि अगर मैरिड कैंडिडेट है तो मैरिड कैंडिडेट को एक मैरिज सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। और यह मैरिज सर्टिफिकेट, यह जो सर्कुलर है, इस सर्कुलर के 22/5/2006 को जारी हुआ था उसके अनुसार, यानी कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि आपका विवाह पंजीयन हो चुका है, इसलिए विवाह पंजीयन जो है वो अनिवार्य किया गया है। विवाह पंजीयन के बाद में अगर संतानें हैं तो संतान संबंधी प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होता है। क्लियर है इतना बच्चों। अगला पॉइंट हमें दे रखा है एनओसी के बारे में। देखो एनओसी का मतलब क्या होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है। यह नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है जो वर्तमान में किसी न किसी राजकीय क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी किसी न किसी राजकीय सेवा में, अपने राजकीय क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें उस वर्तमान क्षेत्र से जिसमें वह पोस्टेड हैं वहां से एक एनओसी, एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। फॉर्म फिलिंग के दौरान, जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दौरान उन्हें अपने वर्तमान इंस्टीट्यूट जिसमें वह काम कर रहे हैं उसको इंटीमेट करना होता है। और जब इंटीमेशन वो करेंगे, उसको जब वो इंटीमेट करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसे हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आपको डीवी के दौरान उस इंस्टीट्यूट से जिसमें वह काम कर रहा है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग भी हो, आप डीवी तक ना रुकें, तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती है उस दौरान आपको उस इंस्टीट्यूट से जिसमें आप काम कर रहे थे वहां से त्याग पत्र या रेजिग्नेशन लेटर की कॉपी भी आपको उस विभाग में जमा करानी होती है। तो चूंकि हम डीवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप राजकीय सेवा के कर्मचारी हो तो उस कंडीशन में आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको डीवी के दौरान पेश करना जरूरी है बच्चों। तो ये किसकी बात आ गई, ये बात आ गई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बात आ गई। एक चीज और लिखी यहाँ पे
कि आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन पेश करिए। तो तब की बात जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने फॉर्म फिलअप के अंदर क्या कैटेगरी भरी है, उसी कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट पेश करना होगा। अच्छा, एक बात और आती है, वो आती है डिबार्ड कैंडिडेट के बारे में। डिबार्ड कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? ऐसे कैंडिडेट जिन्हें किसी न किसी वैकेंसी से वंचित किया गया है और उन कैंडिडेट ने भी अगर फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक उनका जो डिबार्ड ड्यूरेशन है, मान लो किसी कैंडिडेट को 3 साल के लिए डिबार किया गया हो और उनका 3 साल का, और मान लो कि वैकेंसी की लास्ट डेट जो थी, इसी वैकेंसी की लास्ट डेट मान लो 1 जनवरी 2023 जो थी, इस वैकेंसी की फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट थी, तो 1 जनवरी 2023 से पहले पहले उसका डिबार्ड ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर वह उसके बाद में भी डिबार्ड है, उसका 3 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को अपात्र मान लिया जाएगा और चाहे उसने कोई भी रैंक अर्जित को, उस अर्जित रैंक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो डिबार्ड कैंडिडेट जो है उनके लिए ये है कि उनका डिबार्ड ड्यूरेशन जो है वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिलिंग की जो अंतिम डेट थी उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी सुनिश्चित करना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है, वो आती है कि जो आपके द्वारा सर्टिफिकेट पेश किए गए हैं उनके संबंध में, जैसे कि आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। जो मैंने बताया आपको कि जो आपने आवेदन में फिलअप किया है वही आपके लिए कन्फर्म माना जाएगा, उसी को कंसीडर किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन दर्ज योग्यता के अतिरिक्त अन्य संस्था या विश्वविद्यालय से प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा को स्वीकार्य मान्य नहीं किया जाएगा। अतः आवेदक सावधानी पूर्वक अपनी शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन में भरे। इंपोर्टेंट चीज है। दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है कि अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दे होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति तो पात्र है। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जो है, उस कैंडिडेट ने अगर किसी रिजर्व कोटे का बेनिफिट उठाने के लिए फॉर्म लगाया है, तो जब तक उसका वह रिजर्व कोटा बोर्ड सुनिश्चित ना कर ले उस रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट के आधार पर, तब तक उसे क्या नहीं माना जाएगा, उसे उस कैटेगरी के लाभ को दे नहीं किया जाएगा। यहां पर दो चीजें आती हैं बच्चों, दो चीजें क्या क्या आती हैं। एक तो आपको उस रिजर्व कोटे का फायदा उठाने के लिए आपके पास मोनिफाइड या मूल निवास होना चाहिए, प्लस आपके पास आपका वह कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इस बात की पुष्टि करता हो कि आप उस कास्ट से बिलोंग करते हैं जो रिजर्व कोटे के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके पास मूल निवास नहीं हुआ और आपने केवल कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया तो भी आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल निवास इसलिए यहां पर नेसेसरी किया गया है, इस बात को प्रमाणित करता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। जो राजस्थान के बाहर के निवासी हैं और जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो चाहे किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट से हो या वो किसी भी कोटे से हो, उनको केवल जनरल के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए यहां पर आपको अपने रिजर्व कोटे का बेनिफिट लेने के लिए राजस्थान के अगर मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ का मूल निवास और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक सर्कुलर का हवाला दिया है जो कि 20/1/2022 को जारी किया गया था। यह सर्कुलर क्या कह रहा है? यह सर्कुलर कह रहा है कि आवेदक को वर्ग विशेष यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का लाभ तभी दे होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यानी कि आपके द्वारा जो भी रिजर्व कोटे का बेनिफिट उठाने के लिए जो सर्टिफिकेट आपके द्वारा पेश किया गया है ड्यूरिंग डीवी, वह सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। मान लो आपके द्वारा वह सर्टिफिकेट आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का नहीं था, उस कंडीशन में क्या था? उस कंडीशन में एक नया सर्कुलर आया था 17/10/2022 को। उस सर्कुलर में क्या किया गया था? उस सर्कुलर के अंदर एक क्लोज जोड़ा गया था, एक परंतु जोड़ा गया था, एक क्लोज जोड़ा गया था। वह क्लोज क्या बोलता है? वह क्लोज ये बोलता है कि अगर आपके पास अंतिम तिथि के बाद का कोई सर्टिफिकेट है जो रिजर्व कोटे के अंदर आपकी सुनिश्चित आपकी जो सीट है उसको सुनिश्चित करता है, तब आपसे एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र बोर्ड के द्वारा भरवा लिया जाएगा। वह शपथ पत्र क्या होगा? उस शपथ पत्र की लैंग्वेज क्या होगी? उस शपथ पत्र की लैंग्वेज होगी कि
की कैंडिडेट जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। मतलब वह एफिडेविट या शपथ पत्र जो है वो इस बात का प्रमाण है कि जब कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था तो वह उस रिजर्व कोटे के बेनिफिट को उठाने के लिए पात्र था, और अगर यह इंफॉर्मेशन गलत मिलती है तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। ये आप खुद लिख के दोगे। तो अगर आपके पास जो आपने रिजर्व कोटा फॉर्म फिलिंग के दौरान भरा है उस रिजर्व कोटे का सर्टिफिकेट आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले का है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद का है तो आपसे एक एफिडेविट या शपथ पत्र भरवा लिया जाएगा जो आपको उस रिजर्व कोटे की सीट पर सुनिश्चित करेगा, आपको पात्र बनाएगा, बशर्ते आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सही हो, अदरवाइज कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या दे रखा है? अगला पॉइंट इन्होंने जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दे रखा है। क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पे कि अनुसूचित जाति, यानी कि यहाँ पे यह लिखा गया है कि जो एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो तो आपका लाइफ टाइम वैलिड होगा, ठीक है, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमिलियर, जो आपका ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है यह एक बार ही जारी किया जाएगा, ठीक है। पहली बात क्या लिखी इन्होंने? ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एक बार ही जारी किया जाएगा तथा संबंधित तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। यानी कि क्लेरिफाई क्या किया इन्होंने, अगले पॉइंट में क्लेरिफाई भी किया इन्होंने कि अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हो उस कंडीशन के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैसे तो एक बार ही जारी होगा, एक बार ही जारी होगा, ठीक है, प्रत्येक 3 साल से एक बार जारी होता है ये, ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन मान लो 3 साल से एक बार, मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा है कि जारी तो एक बार ही होगा। मान लो एक बार जारी करवाने के बाद में आपने अगले 3 साल तक वो नया नहीं बनवाया तो उस कंडीशन में आपसे एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा, एक एफिडेविट ले लिया जाएगा। उस एफिडेविट की लैंग्वेज वही होगी कि आप इस संबंधित रिजर्व कोटे से बिलोंग करते हैं और आप इसके हर प्रकार के बेनिफिट उठाने के लिए पात्र हैं, ये आपसे लैंग्वेज लिखवा ली जाएगी। लेकिन अगर 3 वर्ष से ऊपर का ड्यूरेशन हो गया है तो उस कंडीशन में आपको उस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अगला जो सेक्शन है वो हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में बताया गया है। वहां पर सर्कुलर डेट दे रखी है 21/6/2019 की। तो 21/6/2019 की सर्कुलर डेट क्या कहती है? वो ये कहती है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये आपका अति पिछड़ा वर्ग, सॉरी माफ कीजिएगा, ये अति पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में था। जो आपका सर्कुलर दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ आपका अति पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि 21/6/2019 को एक सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी किया गया था। उस सर्कुलर के अंदर जो अति पिछड़ा वर्ग में जातियां थी, जो हमारे एमबीसी कोटा, उस एमबीसी कोटे में कुछ जातियां थी, उन जातियों का उल्लेख उस सर्कुलर में किया गया है। तो यह सर्कुलर यह कहता है कि एमबीसी का जो लाभ मिलेगा कैंडिडेट को वो ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर ही दे दिया जाएगा, अतिरिक्त सर्टिफिकेट की जरूरत उनको नहीं है। अगला पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि ओबीसी की बात कर लो, चाहे आप एससी की बात कर लो, चाहे आप एसटी की बात कर लो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस की बात कर लो, या चाहे आप एमबीसी की बात कर लो, किसी भी कोटे का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया है उस सर्टिफिकेट के अंदर या जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है उसमें आपके नाम के साथ आपके पिता का नाम हो, पिता का निवास स्थान हो। जैसे मान लो कोई फीमेल कैंडिडेट है जिसने अब ये वैकेंसी फीमेल की है, तो फीमेल कैंडिडेट है और उसकी मैरिज हो गई है, मैरिज होने पर क्या करते हैं वो पति के नाम पर नाम अटैच करवा लेते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट जारी किया है जिसमें उनके पिता के नाम पर पति का नाम है तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु ये है बच्चों कि जो सर्टिफिकेट आपके द्वारा रिजर्व कोटे का पेश किया गया है उस सर्टिफिकेट के अंदर पति का नाम ना होकर के पिता का नाम होना चाहिए, पिता का ही निवास स्थान होना चाहिए, और आय प्रमाण पत्र है तो वह पिता की ही आय का ब्यौरा देगी, ना कि पति की आय का ब्यौरा देगी। पिता के संदर्भ में ही उसे कंसिडर किया जाएगा, पति के संदर्भ में कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अगला पॉइंट हमसे क्या कर रहा है? अगला पॉइंट हमसे अगले पॉइंट के अंदर भी यही बातें लिखी हैं पिता के नाम की, तो ये हम आपको बता चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बारे में जो हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसने एक सर्कुलर जारी किया था, और यह सर्कुलर, ये सर्कुलर नंबर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सर्कुलर 6/5/2022 को आया था। इस सर्कुलर के अनुसार इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और यह इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की होती है। इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 1 साल की होती है। ठीक है। अगर आपने इसको रिन्यू नहीं कराया है तो उस कंडीशन में 1,
2 और 3 साल तक की पीरियड में तो क्या होगा, 3 साल तक के पीरियड में तो आपसे एक एफिडेविट ले लिया जाएगा, एक शपथ पत्र ले लिया जाएगा, और शपथ पत्र जो है इस बात की पुष्टि कर देगा कि आप जो है उस रिजर्व कोटा यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और आपके कैंडिडेचर को कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर 3 साल से ऊपर का ड्यूरेशन हो गया तो आपको एक नया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जरूरी है बच्चों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, आपकी आयु, आपकी वैवाहिक स्थिति, डाइवोर्स स्टेटस, भूतपूर्व सैनिक का स्टेटस, स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेटस, और इकोनॉमी और विशेष योग्यजन यानी कि अगर स्पेशल कोई पर्सन है लाइक फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है या किसी भी प्रकार के हैंडीकैप हो सकते हैं, उनको अपनी उस कैटेगरी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है वो पेश करने होंगे। और इन डॉक्यूमेंट के साथ क्या है, इंपॉर्टेंट वही हो जाएगा बच्चों कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म फिलिंग में दी है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। भूतपूर्व सैनिकों के पदों हेतु आरक्षित पदों का लाभ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक तक का सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या एनओसी, यानी कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक कोटे का है तो उसे उस आरक्षित पद का लाभ तभी दिया जाएगा जब फॉर्म फिलिंग की अंतिम तिथि तक उसके पास सक्षम अधिकारी से जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र या एनओसी प्रमाण पत्र होगा। अगर उसके पास अंतिम तिथि के बाद का है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेम की सेम कंडीशन जो है वो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के संदर्भ में आती है कि जो स्पोर्ट्स कोटे के पर्सन है, उन स्पोर्ट्स कोटे के पर्सन को स्पोर्ट्स कोटे के फायदे तभी दे होंगे जब उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट पेश किया गया है वो अंतिम निर्धारित दिनांक से पहले का हो, उसके बाद का ना हो। अगर कोई विडो पर्सन है तो विडो के केस में क्या है, विडो के केस में यह है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 क्या है कि उन्हें सर्टिफिकेट पेश करना होगा, डेथ सर्टिफिकेट, उन्हें क्या करना होगा, अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो पेश करना होगा। पहला डॉक्यूमेंट तो ये है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या है कि उन्हें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि डेथ सर्टिफिकेट में जो नाम है वह नाम इसके हस्बैंड का ही है, उस विडो के हस्बैंड का ही है, तो यह आपको पेश करना जरूरी है। ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा। लीगल डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट में यथा विवाह प्रमाण पत्र हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। तो यह वह डॉक्यूमेंट है जिनमें क्या होता है, उस लेडीज का नाम भी होगा जो अभी वर्तमान में विडो है और उसके हस्बैंड का नाम भी होगा, और साथ ही साथ हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट भी उनके द्वारा बोर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पेश किया जाना जरूरी है। अगर सिमिलर कंडीशन डाइवोर्स के साथ आती है कि अगर कोई वुमन जो है वो परित्यक्ता है तो उस कंडीशन में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले कोर्ट का जो जस्टिस आया हुआ है जो इस बात को नोटिफाई कर रहा है, इस बात को डिनोट कर रहा है कि उसका डाइवोर्स तो हो चुका है अंतिम तिथि से पहले, तो ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी उसे पेश करना होगा एट द टाइम ऑफ डीवी। क्लियर है। बाकी वही की वो बात आ गई कि राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु क्या है, मैरिज सर्टिफिकेट जो है, अगर मैरिज हो चुकी है तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी है। अगर संतानें हो चुकी है तो संतान संबंधी घोषणा पत्र जो है वो देना जरूरी है। और अभ्यर्थी को अंतिम वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बताया था आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में कि 1+2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ये बता चुका हूं। अच्छा, सिलेक्शन के बाद की पॉइंट है ये जो हमने लिखा कि अभ्यर्थी को चयन उपरांत आचरण संबंधी, देखो जब भी सिलेक्शन हो जाता है हम यही चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो और आप भी पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। सिलेक्शन के बाद में बोर्ड जो होता है यानी कि जिस विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है वो विभाग क्या करता है, वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है। जो संबंधित थाना लगता है आपके, उस संबंधित थाने में विभाग के द्वारा एक लेटर भेजा जाता है जो लेटर इस बात को बताता है कि जो कैंडिडेट आपके इस थाने से संबंधित है आप उसके घर पे जाइए, उसके आसपास के मोहल्ले में पता करिए कि उस पर किसी प्रकार का कोई ब्लेम या किसी प्रकार का कोई ऐसा केस तो दर्ज नहीं है जो आपराधिक प्रकरण का हो और जिसके कारण से वह अपने कर्तव्य को निर्वहन ना कर पाए। इसलिए क्या किया जाता है, उस विभाग के द्वारा आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है। तो ये सिलेक्शन के बाद का पॉइंट है, डीवी के अंदर आपको इसका कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद एक पॉइंट और लिखा है कि चयन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा हेल्थ सर्टिफिकेट, मैंने बताया था कि दो बार हेल्थ चेकअप होता है, एक बार डीवी के दौरान आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा और एक बार आपको सिलेक्शन के बाद में हेल्थ सर्टिफिकेट पेश करना होगा। उसको भी आप जिस गृह जिले से बिलोंग करते हो उस गृह जिले का सीएमएचओ या वहां का जो अगर मेडिकल बोर्ड है तो मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है। ऐसे कर्मचारी जो राजकीय सेवा के हैं उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एट द टाइम ऑफ डीवी एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है उनको रेजिग्नेशन लेटर देना होगा कि अब उस सेवा से जिस सेवा में वह कार्य कर रहे थे उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और वर्तमान सेवा के अंदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पूरे दमखम के साथ रेडी हैं। ठीक है।
ये सारे के सारे प्रमाण पत्र जो है वो आवेदन की अंतिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित दिनांक के पश्चात का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा, बता चुका हूं ऑलरेडी। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थी की पात्रता जांच की जाएगी। अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व जो है स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाए जाने पर वह अभ्यर्थी पात्र माना जाएगा। जानबूझकर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता चुके हैं, इसमें ऐसा कोई नया नहीं है। बाकी ये सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन जो है हमने दे दी है कि डीवी के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ महत्वपूर्ण रूप से तैयार कर लेना है। तो यह इन्फॉर्मेशन जो हम आपको हमारे चैनल के द्वारा दी गई, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन जो है देखो, एक एक चीजों को पढ़ना पड़ता है बच्चों, एक एक चीजों के बारे में जो भी उससे संबंधित नियम है उस नियम को भी देखना पड़ता है। इसलिए इन चीजों को तैयार करने में बहुत ही जोर आता है और बहुत ही हमें, आप समझ लो कि इसके अंदर बहुत ही हमारा समय खर्च होता है। पर हम समय की चिंता नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि इससे क्या होता है, इससे दो चीजें होती हैं। पहली बात, हमारे जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट डीवी के अंदर पात्र हैं, डीवी के लिए जा रहे हैं, वहां तक हमारी इंफॉर्मेशन उनको इजी वे में मिल जाती है, उनको जरा श्रम नहीं करना पड़ता। तो एक बेनिफिट तो वो होता है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमें भी लगता है कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उन तक इंफॉर्मेशन प्रॉपर डिलीवर हो रही है। तो आपकी भी एक यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर हम आपके लिए कुछ श्रम कर रहे हैं तो आपको तो थोड़ा सा श्रम करना है। अगर आपको दी गई इंफॉर्मेशन जो है उससे अगर आप संतुष्ट हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करें और इसको वीडियो को लाइक भी करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सारे के सारे स्टूडेंट तक पहुंच सके और सभी स्टूडेंट इन सारी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।